हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि किस तरह से प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है और वो इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इमेज उल्टा हो जाता है, रियल होता है, वर्चुअल होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरा, इसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे कि ये प्लेन मिरर में कॉन्सेप्ट होता है कि फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एक अगर मिरर की हम हाइट फिक्स कर दें तो उससे मैक्सिमम कितने दूर तक उसकी इमेज हमको दिखेगी, कोई ऑब्जर्वर को इमेज कितने दूर तक दिखेगी वो होता है। दूसरा होता है कि मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल ऑब्जेक्ट, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट का हमने हाइट फिक्स कर दिया तो मिरर की कितनी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए जिससे कि हमको ऑब्जेक्ट दिखे। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो सारे कॉन्सेप्ट को आज हम इसी लेक्चर के अंदर पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ, क्वेश्चन साथ उसको पॉज करके ट्राई करो और कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, ठीक है। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। अब ये जो टॉपिक है हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते रहते हैं कि जब हमारे पास मिरर होता है उसके अंदर क्या हम अपना चेहरा दिखते हैं, ठीक है। तो अपना सेम ऑब्जेक्ट जैसा एक इमेज वहाँ पे उस तरफ दिखता है, ठीक है। तो उसको किस तरह से मतलब हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है, वो मेथड आप नोट कर लो, मेथड ऑफ इमेज प्लॉटिंग। ये कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम ये जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स आपको ध्यान रहेगा, आप क्लियरली इमेज बना पाओगे, ठीक है। मेथड ऑफ इमेज प्लॉटिंग। तो सबसे पहला पॉइंट उसके अंदर है कंसिडर एनी टू रेस ऐसे लिख दो कि कमिंग, ऐसे लिख दो स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू मिरर, ठीक है। हमको सबसे पहले दो रे कंसीडर करना है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू मिरर। अब मेथड लिख लो, उसके बाद हम करेंगे तब समझ पड़ेगा आपको। सेकंड, अप्लाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, apply the law of reflection, ओके। उसके बाद यहां से ऐसे लिख दो कि द इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेस इज आवर इमेज, ओके। ये हमारा मेथड है प्लॉट करने का। सबसे पहले करना क्या है, हमको ऑब्जेक्ट में से जो है दो रे निकालना है जो कि मिरर की तरफ जा रही हैं। दूसरी बात, हमको मिरर में फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है, जो कि हमने सीखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल ड्रॉ करके। उसके बाद जो इंटरसेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड रेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा इमेज वाला पॉइंट होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक मिरर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे चलो एक ऑब्जेक्ट है, ओके। अब देखो मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ इस ऑब्जेक्ट में से रेस सिर्फ मिरर की तरफ निकल रही होंगी कि सारे डायरेक्शन में निकल रही होंगी। इस ऑब्जेक्ट में से रेस सिर्फ मिरर की तरफ निकल रही होंगी, सारे डायरेक्शन में निकल रही होंगी। भाई ये तो ऑब्जेक्ट है, इसके जो रेस होंगे वो तो सारे डायरेक्शन में निकलेंगे। मतलब क्या है कि जरूरत थोड़ी कि ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ, इसकी रेस यहाँ पे है, इसकी रेस यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, लेकिन हमको कंसीडर वो दो रे करना है जो कि मिरर की तरफ जा रहे हैं, क्लियर है। तो हम दो रेस कंसीडर करेंगे। हम नॉर्मली करेंगे क्या, एक रे यहाँ पे ले लेता हूँ जो कि स्ट्रेट है, ठीक है। स्ट्रेट मतलब भाई इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है। देखो ध्यान से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मिरर से जीरो है। भाई यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो नॉर्मल और ये दोनों सेम ही लाइन में लाई कर रहे हैं, मतलब क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा, मतलब ये रेस वापस घूम के यहीं पे आ जाएगी। क्लियर है ऑब्जेक्ट की। एक रे तो हमने निकाल लिया, अब दूसरा रे निकालना है, चाहे कहीं भी निकालो, चाहे ऊपर निकालो, चाहे नीचे निकालो, और चाहे इतने में से कहीं भी निकालो। चलो मैं कहीं भी रैंडम पॉइंट मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये रे यहाँ पे आएगी इस तरह से।
अब होगा क्या, ये रे यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर भी हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। नॉर्मल कैसे होता है, मिरर के परपेंडिकुलर। तो मिरर के परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर लो नॉर्मल। तो हमने ड्रॉ कर दिया इसको नॉर्मल। अब जितना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो इसको आई बोल दो, तो उतने से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है भाई, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको मैं आई से डोनेट करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब रे ऑफ लाइट यहाँ पे आके टकराई और यहाँ से चली गई, तो हमने दो रे ऑफ लाइट बना दिया। अब बाद में क्या बोला है कि द इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज इज आवर इमेज। तो एक रे यहाँ पर है, देखो एक रे इस तरफ आ रही है और एक रे इस तरफ जा रही है। तो बताओ ये दो रे कहीं मीट करेगी क्या? भाई देखो ध्यान से, इसके जैसे जैसे आगे बढ़ेगा डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा। मतलब ये दो रे इस तरफ तो कहीं मीट नहीं करने वाली हैं। तो ये दो रे मिलेंगी कहाँ, ये दो रे मिलेंगे मिरर के अंदर। ठीक है, मतलब यहाँ पे किसी इस पॉइंट पे देखो ध्यान से, इस रे को पीछे एक्सटेंड करो और इस रे को पीछे एक्सटेंड करो, तो दो रे कहीं यहाँ पे आके मिल रही हैं। तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा इमेज का। क्लियर है? इस तरह से इमेज को प्लॉट करना होता है। हमने यहाँ पे दो रे निकाली, वैसे इसके अंदर से बहुत सारी इन्फिनाइट रेस निकल रही है, यहाँ पर भी निकल रही होंगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, चाहे कहीं से भी निकालो आप, लेकिन आपको दो रे कंसीडर करना है, जिससे क्या है कि इजी पड़ जाए। वैसे यहाँ पे चाहे जितने रे निकालोगे सबका इंटरसेक्शन आके यही पॉइंट पर होगा। जैसे मैं यहाँ से एक रे निकालो, देखो यहाँ से एक रे निकालूँ ऐसे करके, उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाऊंगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये रे भी आके यहीं पे मीट करेगी। देखो इसका भी प्रूफ भी कर लेंगे कि ये रे यहीं पे मीट कर दिए। अभी मैं बोल दे रहा हूँ कि ये रे जाके यहीं मीट करेगी, अभी प्रूफ भी बताऊंगा कि ये रे यहीं पे मिलती है। क्लियर है? तो इसके अंदर चाहे जितने रे निकालो, चाहे जितने रे निकालोगे, तो ये रे तो आपस कहीं आके मिलने वाली नहीं है, तो रे जाके पीछे कहीं मिलती है और वही बनता है अपना इमेज। तो वैसे आपको भले कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बाकी है कुछ नहीं। अब सोचो कि मान लो मेरी आंख यहाँ पे, देखो मान लो मेरी आंख यहाँ पे, तो पहली बात है आंख को ऑब्जेक्ट कैसे दिख रहा होगा? आंख को यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों दिख रहा होगा? बिकॉज ऑब्जेक्ट में से दो रेस आ रही होंगी। देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट में से दो रेस आंख तक पहुंच रही होंगी इस तरह से। भाई ऑब्जेक्ट है, इससे दो रेस आंख पे आई, तो ऑब्जेक्ट को लगा हाँ भाई दो रेस का मीटिंग पॉइंट यहाँ पर कहीं है, मतलब जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब इमेज कैसे दिखेगी? अब इमेज में से तो एक्चुअली तो रे आ नहीं रही है, बिकॉज यहाँ पे देखो ऐसे रे गया, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया। तो मान लो मेरी आंख यहाँ पे बड़ी सी आंख है, देखो मेरी बड़ी सी मान लो यहाँ पे आंख है, तो उसको क्या लगेगा कि ये जो रे आ रही हैं ये कहीं किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं। आराम से सुनो, ऑब्जेक्ट कैसे दिखा बताओ? ये ऑब्जेक्ट है, ये आंख को कैसे दिखा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है? तो ऑब्जेक्ट में से दो रेज आई, तो देखा मिरर ने कि हाँ, आंख ने देखा कि दो रेज जाके यहीं कहीं मिल रही हैं, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आंख को देखना है इमेज, तो इमेज कैसे दिखेगा उसको? ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मेरी एक बड़ी सी आंख है, तो आंख को क्या लग रहा है कि दो रेस कहीं ना कहीं से आ रही है। देखो एक ये वाली रे आ रही है और एक ये वाली रे आ रही है। मान लो मेरी आंख यहाँ है, तो आंख को थोड़ी पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे, आंख को तो सिर्फ रे दिख रहा है। आंख को सिर्फ रे दिख रहा है कौन से डायरेक्शन में है। आंख क्या करता है, उस रे को जो है एक पॉइंट में मीट करा देता है और वही इमेज बना देता है अपना। तो आंख को दिखी कि ये रे आ रही है और ये रे आ रही है, तो आंख ने देखा ये रे कहाँ मीट कर रही है, ये रे जाके कहीं पीछे मीट कर रही है, तो वो बन गया हमारा इमेज। क्लियर है? इसीलिए आंख को इमेज अपना यहाँ पे दिखता है। तो मिरर के अंदर आप खड़े होते हैं, आपको मिरर के अंदर इमेज दिखता है। वैसे एक्चुअली ये रे यहाँ पे मीट नहीं कर रही है, देखो ध्यान से, रे जो है पीछे रिफ्लेक्ट कर गई, हमने इसको पीछे एक्सटेंड करके मीट कराया है। क्या करा हमने? पीछे एक्सटेंड करके। तो आप बताओ, जैसे कि आप खुद होते हो, तो मिरर में क्या वास्तविक में आपकी कोई इमेज होता है? मतलब वास्तविक में कोई खड़ा होता है वहाँ पे? कोई खड़ा नहीं होता वहाँ पे, सिर्फ आंखों को लगता है कि वहाँ पे कोई खड़ा है, इसीलिए वहाँ पे वो दिखता है। आंखों हम भ्रम में डाल रहे हैं, देखो ध्यान से कि एक रे यहाँ से आ रही, एक रे यहाँ से आ रही है, आंखों को लग रहा है कि ये रे कहीं पीछे से आ रही है, मतलब ये है हमारा इमेज। क्लियर है? इस तरह से इमेज बनाता है अपना आंख। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप चाहे दो रे कहीं से भी निकाल लो, हमेशा ये जो क्या बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से ऑब्जेक्ट से लेके ये मिरर तक का डिस्टेंस मान लो डी हो, अभी सबका प्रूफ देंगे हम। तो मिरर तक का डिस्टेंस भी जो होगा, सॉरी इमेज तक का डिस्टेंस भी जो होगा वो डी होगा। क्लियर है? अब चाहे कितने भी रे निकाल लो यहाँ पे, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहीं पे होगा, लेकिन हमको जो है कंसिडर दो ही रे करना है, जिससे क्या है कि जो है सॉल्व करना ईजी हो। ओके, इस तरह से इमेज बनाता है आँख।
उसको ये रे लग रहा है कि पीछे से कहीं आ रही, देखो उसको क्या लग रहा होगा कि ये रे पीछे से कहीं आ रही है इस तरह से, इसलिए वो जो है ऐसे मर्ज करा के पीछे कहीं अपना इमेज बना देता है। क्लियर है? जैसे ऑब्जेक्ट में उसको लगा कि ये रे कहीं यहाँ से आ रही, ऐसे करके उसने मर्ज कर दिया और यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट दिख गया। क्लियर है? तो इस तरह से इमेज की प्लॉटिंग होती है। अब इसको हम डिफरेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल लें। जैसे मान लो मेरे पास ये मिरर है और मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रखा है ओ, जो कि यहां से 3 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है ओ, यहां से 3 सेंटीमीटर दूर है। क्लियर है? तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी बताओ। देखो आप तो चाहे नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, ये 3 सेंटीमीटर है और ये मेरा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि 3 सेंटीमीटर दूर है। ओके, तो हमें पता है होगा कि जो इमेज होगी, ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ कहीं बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ कहीं बनेगी। चलो इसको डी डिस्टेंस ले लेते हैं फॉर कैजुअलिटी, डी डिस्टेंस ले लेते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, हम 2 रे निकालेंगे। एक रे इस तरह से निकालेंगे, आप कहीं से भी निकाल सकते हो, आप चाहे ऐसे निकालो चाहे कैसे निकालो। मैंने यहाँ पर इस तरह से रे निकाल लिया है, एक रे निकाला तो भाई यहाँ पर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये रे यहाँ पे आ गई। क्लियर है? अब दूसरा रे कहीं भी निकाल लो, मैं दूसरा रे यहाँ पर निकाल लेता हूँ। चलो, एक रे यहाँ पे गई, अब यहाँ पे मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाऊंगा, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई, मान लो चलो ये थीटा है, आई वाई नहीं लेता हूँ, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा अपना, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो अब क्या होता है, फाइनली हमको जो निकल रही है उसको मीट कराना होता है। तो ये यहाँ तो कहीं मीट नहीं करेंगी, ये पीछे जाके कहीं मीट करेंगी, तो इस तरह से पीछे जाके कहीं ये मीट करेंगी। क्लियर है? तो यहाँ पे अपना बन जाता है इमेज। अब अपने को प्रूफ कर रहा है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है इमेज है, सिंपल तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे डी डिस्टेंस पर, यहाँ पर मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इमेज है, दोनों यहाँ पे मिरर से सेम डिस्टेंस पर हमको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे जेड रूल के हिसाब से ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। क्लियर है भाई? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और ध्यान से देखो कि ये साइड जो है, ये दोनों ही मतलब ये ट्राइंगल में, जैसे मान लो इसको ओ ए, इसको मान लो ए बोल दो, इसको मान लो बी बोल दो, इसको मान लो आई है, तो ओ ए बी मतलब, और ये दोनों ट्राइंगल में देखो ये ए बी साइड कॉमन है। ए बी साइड क्या है, कॉमन है। सिंपल से प्रूफ कर सकते हो इसको आप, क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड प्रूफ से। और ये एंगल देखो, अगर ध्यान से देखो ये थीटा है, तो ये देखो इसको एक्सटेंड करोगे तो ये भी अपना थीटा बनेगा। ये थीटा ये भी थीटा होगा ना। ये देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा। ओके, ये थीटा है ये भी थीटा है, ये साइड भी कॉमन है, मतलब ये एंगल भी कॉमन है और ये साइड भी कॉमन है। तो उसी हिसाब से साइड एंगल साइड से प्रूव कर सकते हैं कि अपना ये साइड डी होगा तो अपना ये साइड भी जो होगा वो डी होगा। सिंपल तरीके से प्रूव कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पर tan थीटा लिखोगे आप, तो क्या लिखोगे, देखो इस ट्राइंगल में अगर tan थीटा लिखूं तो क्या हो रहा है, ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन, चलो मान लो इसको x है तो ए बी अपॉन डी लिखूंगा। चलो मान लो ये हमको नहीं पता कितना है, मान लो ये x है, तो यहाँ से अगर लिखूंगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन एक्स। दोनों को कंपेयर करोगे ध्यान से, ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स, किसी भी तरीके से प्रूव करो आपको जो x इक्वल टू डी आ जाएगा। क्लियर है? मतलब क्या है कि जितना ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस इमेज का है, मतलब मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही मिरर से इमेज का भी डिस्टेंस होगा। क्लियर है? और दूसरी बात, अपने आँख को देखो, जो ऑब्जर्वर है ना, अपनी आँख, उसको ये नहीं, उसको उससे मतलब नहीं कि इमेज कहाँ है ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसको सिर्फ इतने से मतलब है कि रे कहाँ से आ रही है। ठीक है? जहाँ से भी रे आएगी वो उसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेगा और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया वहीं बनेगा अपना इमेज। यहाँ पे अपना आँख होगा, उसको लग रहा है कि भाई 2 रे आ रही हैं, देखो ऐसे करके, तो उसको कर पीछे मिला देगा और यहीं बना देगा अपना इमेज। ओके, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है रे मतलब। बाकी तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँ ऐसे करके, ये ऑब्जेक्ट है मेरा जो कि 3 सेंटीमीटर पे है, तो इसी लाइन में आप जो है इमेज बना दोगे 3 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पे इमेज बना दोगे। ये ऑब्जेक्ट है और ये अपना इमेज है जो कि यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर दूर होगा। ओके, तो यहाँ से समझने वाली बात क्या है, देखो अब हम 2-3 बात समझते हैं। सबसे पहली बात क्या समझेंगे हम कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका प्रूफ आप उससे कर सकते हो, बाकी प्रूफ तो करना बहुत इजी है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर
या तो ऐसे लिख दो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ओके, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज भी सेम होता है। अगर हम देखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे ना, जो इमेज की साइज होगी वही ऑब्जेक्ट की साइज बनती है। ओके, द साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज सेम। तीसरी बात क्या लिखेंगे हम? अच्छा, दूसरी बात बताओ कि ये देखो यहाँ पे एक्चुअली आके मीट नहीं कर रही, मतलब ये रे तो पीछे जाके कहीं बाहर दूर निकल जा रही है। हमने जिसको एक्सटेंड करके पीछे लिया है, और यहाँ पर वास्तविक में कोई मतलब, मैं तो सच में यहाँ पर थोड़ी मुझे अपने आप को हम मिरर में देखते हैं, सच में थोड़ी वहाँ पे कोई होता है। वहाँ पर सिर्फ एक वर्चुअल इमेज बनता है, मतलब कोई दूसरी दुनिया है, ये रियल दुनिया नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। रियल का उल्टा होता है वर्चुअल। क्लियर है? अगर ये रे कहीं मिलती है यहाँ पे आके तो रियल इमेज बनती, पर क्या है कि हमने रे को पीछे एक्सटेंड किया है। देखो रियल वाली रेज ये हैं, लेकिन इसको हमने पीछे एक्सटेंड करके मिलाया है, इसलिए यहाँ पर जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड, अच्छा एक प्रॉपर्टी और नोट कर लो, इमेज जो है वर्चुअल होती है और इमेज जो है लेटरल इन्वर्स हो जाती है, लेटरल इन्वर्जन। क्लियर है? लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन समझो, मतलब जैसे यहां पे मेरे पास मिरर है, जैसे यहां पर मेरे पास मिरर है, तो कोई मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, जैसे कि यहाँ पे चलो लेटर ई लिखूंगा इस तरह से, तो इमेज जो है लेटरल इन्वर्स ही कर जाती है, इस तरह से बनेगी। मतलब ये इसका इमेज यहाँ पे बनेगा सेम डिस्टेंस पे, ये जो है यहाँ पे बनेगा सेम डिस्टेंस पर, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा सेम डिस्टेंस पर, इसका यहाँ पे इस तरह से इमेज जो है इस तरह से इस तरह हो जाती है, लेटरल इन्वर्स। मतलब अपना हाथ ऐसे आप खड़ा करके देखोगे ना इमेज में, तो आपका भले राइट हैंड हो तो इमेज में आपको वो लेफ्ट हैंड दिखेगा। क्लियर है? इस तरह से लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। तो लेटरल इन्वर्जन मतलब समझ गए। और दूसरी बात वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती है। और दूसरी बात देखो, हमको कितनी बात ध्यान रखनी है। पहली बात है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस सेम होगा। दूसरी बात, जो इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल इसलिए बिकॉज रे जो है एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, हम उसको पीछे एक्सटेंड करा के मीट करा रहे हैं। तीसरी बात, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना इमेज का साइज होगा। चौथी बात, अच्छा एक और बात लिख लो कि द इमेज इज फॉर्म्ड at the perpendicular at the line, ऐसे लिखो at the line which is perpendicular to mirror from object। अब इसको भी समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ मिरर है, ये सारे को एक एक एग्जांपल समझेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ये मिरर है इस तरह से, ठीक है। बताओ मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? पहला क्वेश्चन है, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। चलो ए ऑप्शन देता हूँ, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। दूसरा ऑप्शन देता हूँ, इसकी इमेज जो है यहाँ पे बनेगी। बी, बताओ ये ए और बी में से इसकी इमेज कौन सी है? बताओ। तो क्या लिखा है? द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लाइन परपेंडिकुलर टू मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मतलब ये इसकी इमेज जो बनेगी ना, मिरर से परपेंडिकुलर लेना है आपको। मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसकी इमेज जो है यहाँ कहीं बनेगी। क्लियर है? ये जो है मिरर से परपेंडिकुलर लेना है आपको। मतलब ऑब्जेक्ट है तो उसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो मिरर में, और इसकी इमेज जो है यहाँ पर कहीं आके बन जाएगी। ये तो गलत है भाई, ये मिरर से परपेंडिकुलर थोड़ी है। ये लाइन देखो मिरर से परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ये अपना गलत है और ये अपना सही है। क्लियर है? मतलब आपको जो ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है मिरर पे। जैसे यहाँ पर देखो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था, ये डी और ये डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर है? तो इमेज इज फॉर्म एट द लाइन विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ओके, परपेंडिकुलर टू मिरर, देखो मिरर से परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे मिरर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इतनी बातें आपको बताऊं तो थोड़ा हम आगे बढ़ जाएं। अब इसके बेस पे एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
ओके। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे मिरर है, देखो एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास ये मिरर है और मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। अब बताओ इसकी इमेज बनेगी कि नहीं, बताओ। पहले तो इसको प्रैक्टिकली समझो। जैसे मान लो ये बोर्ड है, हमारा मिरर है, ठीक है, ये बोर्ड मिरर है और मैं जो है इसके बोर्ड के साइड में खड़ा हूँ। देखो मिरर के सामने नहीं खड़ा हूँ मैं मिरर के साइड में खड़ा हूँ। तो बताओ मेरी इमेज बनेगी कि नहीं इसके बोर्ड के अंदर? मेरी इमेज बनेगी। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे को दिखेगी या नहीं दिखेगी, वो दूसरी बात है, ठीक है। मेरी इमेज तो बनेगी ना इसके अंदर, आपको दिखेगी वो इमेज। मतलब जो ऑब्जर्वर मिरर के सामने इसके मतलब फील्ड ऑफ व्यू में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले आगे वहाँ पे खड़ा होगा, उसको मेरी इमेज दिखेगी। मेरे को दिखेगी कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन मेरी इमेज तो बनेगी, इतना मेरे को पता है। क्लियर है? मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज तो बनेगी कहीं ना कहीं, बात 100% बनेगी। अब दिखेगी कि नहीं दिखेगी वो तो अलग कहानी है, वो तो दूसरी बात है, लेकिन हमको अभी ध्यान रखना इमेज से बनाना है, तो इसकी इमेज तो बनेगी। तो किस तरह से बनाना है इसकी इमेज को? तो वैसे तो आपको पता होगा क्या करना है आपको, ये मिरर को एक्सटेंड कर लो आप। अब बोलोगे मिरर क्यों एक्सटेंड करें? अरे भाई ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनना ये मिरर के लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करता। मैं चाहूँ तो मिरर को एक्सटेंड कर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझो कि मान लो मेरा मिरर ये है, मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, तो अभी भी तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, भले मैंने मिरर छोटा कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ हाइट है ही नहीं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज तो अभी भी यहाँ पे बनेगी ना। मतलब इमेज का बनना, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज का बनना उसकी मतलब क्या बोलते हैं, मिरर की लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करता। तो चाहे मिरर को बड़ा करो छोटा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने यहाँ पर बड़ा मिरर लिया था इस तरह से, तो क्या मैं अगर छोटा मिरर लूँ, जैसे मान लो अगर इतना बड़ा मिरर लूँ मैं, तो जैसे मान लो अगर मैं इतना बड़ा मिरर लूँ तब इसकी इमेज नहीं बनेगी क्या? तभी भी इसकी इमेज बनेगी ना, वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कितना ही छोटा होगा, उससे छोटा तो मिरर हो ही नहीं सकता। तो क्लियर, उसकी इमेज बनेगी। तो यहाँ भी इसकी इमेज बनेगी। आपको करना क्या है, इसको एक्सटेंड कर लेना है। एक्सटेंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? मैंने जो है मिरर को एक्सटेंड कर लिया। अब क्या होगा भाई, यहाँ पर तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप दे नहीं सकता था इस तरह से, क्योंकि मिरर जो है यहाँ तक ही है, लेकिन मैं उसको एक्सटेंड कर लिया। अब ये देखो मेरा मिरर से परपेंडिकुलर ड्रॉप, तो इसके आजू बाजू यहीं कहीं इमेज बनेगी। ओके, इस तरह से आपको मिरर को एक्सटेंड कर लेना है और इमेज बना देना है। मिरर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और इमेज आपको बना लो। क्लियर? परपेंडिकुलर ड्रॉप आप कर सकते हो, क्योंकि जो है इमेज बनना ऑब्जेक्ट मिरर की लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करता। क्लियर? बिकॉज ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और चाहो तो इसको आप रे डायग्राम से कर लो। रे डायग्राम से करना है तो दो रे निकालो। एक रे में चलो यहाँ पे ले जाता हूँ, चलो एक रे यहाँ पे गई, और रे निकालने के बाद आपको लगाना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे बनाओ नॉर्मल, तो मेरा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा होगा, तो थीटा एंगल से मान लो ये रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, थीटा 1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने ऐसे बोल दिया। तब ये रे को पीछे मीट करा दो इस तरह से। ओके, और एक रे और निकालना है हमको, तो चलो एक रे यहाँ से और निकाल लो जो कि मिरर तक जा रही है। ओके, यहाँ पे तो कोई मिरर है नहीं, चलो तो मैंने एक रे यहाँ निकाल लिया जो कि मिरर तक जा रही हो। और यहाँ पे फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओ, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो फिर से ये रे जो है यहाँ पे आके कहीं ना कहीं मीट कर जाएगी। ओके, तो रे डायग्राम से भी हम कर सकते हैं। भाई देखो ध्यान से, ये तो कहीं मीट नहीं करेगी, तो पीछे आके हमको मीट कराना पड़ेगा ना। तो इस तरह से इमेज प्लॉटिंग का रूल होता है, इसको पीछे एक्सटेंड करो और यहाँ पे जो है इमेज बन जाएगी। और ये इमेज जो है वर्चुअल इमेज होगी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। यहाँ से अगर ये डिस्टेंस डी हो तो यहाँ से भी ये डिस्टेंस डी होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है। तो आपको तो डायरेक्टली करना है भाई, अगर प्लेन मिरर हो तो जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इससे उतना डिस्टेंस पे बना दो परपेंडिकुलर लेके, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसके बेस पे क्वेश्चन करें तो मजा आएगा। अब क्या करते हैं, इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे मान लो कि इस तरह से है, मान लो मेरा यहाँ पे मिरर रखा है। ओके, और यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि -1,0 पे है। ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। क्लियर है? यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट जो कि -1,0 पे है। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज।
ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन A B C D। पहला ऑप्शन है 1,0, दूसरा ऑप्शन है 0,1, तीसरा ऑप्शन है 0,-1, चौथा ऑप्शन है, चलो दूसरा ऑप्शन दे देते हैं, चलो यहाँ पे 0,√2। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, 0,-√2। तो बताओ अब हमको जो है इमेज का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली बात, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी भाई, क्योंकि मिरर के लेंथ से पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिपेंड ही नहीं करता, इमेज तो बनने वाली ही है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमको जो है ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। लेकिन यहाँ पे कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, कोई भी परपेंडिकुलर नहीं बन रहा है भाई। यहाँ पे ड्रॉप करूँगा परपेंडिकुलर थोड़ी है, ऐसे ड्रॉप करूँ तो भी परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे तो भी परपेंडिकुलर नहीं है। तब मिरर को एक्सटेंड कर लेंगे, हमने जो है पीछे की तरफ मिरर को एक्सटेंड कर लिया है। अब जो है इजीली हम परपेंडिकुलर ड्रॉप दे सकते हैं, देखो ध्यान से, मैंने पीछे की तरफ मिरर को एक्सटेंड कर लिया है, तो इजीली हम परपेंडिकुलर ड्रॉप दे सकते हैं। ओके, देखो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दिया। तो भाई अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दिया, तो अब समझो उसी लाइन में जो है इमेज बनेगी कहीं, यहाँ पर उसी लाइन में कहीं इमेज बनेगी, मतलब इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी। क्लियर है, मतलब इसी लाइन में कहीं ना कहीं इमेज बनेगी। अब इसका हमको कोऑर्डिनेट ढूंढना है, क्या होगा। वैसे सिमेट्री से हमको लगता है कि भाई अगर ये -1,0 है तो ये 0,-1 होगा, अपना आंसर सी लगता है अपने को। लेकिन तो भी देख लेते हैं भाई क्या होता है, कैसे बनता है। ये परपेंडिकुलर होगा तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। और मान लो देखो ये साइड अगर हमको जो है इमेज बनाना है यहाँ पे, अब जो इसका कोऑर्डिनेट हमको ढूंढना है, तो आप सिमेट्री से देख सकते हो कि भाई अगर ये -1,0 है तो ये 0,-1 होना चाहिए, लेकिन उसको हम प्रूफ कर लेते हैं। अब देखो ये साइड दोनों में कॉमन है, ये साइड जो है दोनों में कॉमन है, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा। क्लियर है, ये तो अपना 90 डिग्री है ही यहाँ पे। तो जो है कोऑर्डिनेट से हम कर सकते हैं, जैसे मान लो ये अपना -1 है, ये अपना 1 है, ठीक है। ये हाइट अपने को ढूंढनी हो, ये अपना tan थीटा हो, तो tan थीटा को भी निकाल सकते हैं हम किसकी मदद से, ये 1 है और ये अपना देखो ध्यान से एग्जैक्टली बीच में से मैंने यहाँ पे ये जो है 45 डिग्री पर है मिरर, ठीक है। तो एग्जैक्टली बीच में से मैंने लाइन निकाल दिया है, ये अपना बन जाएगा 45 डिग्री। अच्छा यहाँ पे मैं लिखना भूल गया कि अपना 45 डिग्री पे था। वैसे मैं डायग्राम मैंने इस तरह से बनाया था कि 45 डिग्री पर हो, ये 45 डिग्री होगा तो tan 45 लगा सकते हैं। ये tan 45 क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो लगा लेते हैं tan 45। चलो अपने को ये हाइट ढूंढना है ना, तो इसके लिए हम sin 45 लगा देते हैं। sin 45 इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसको मान लो x है तो x अपॉन 1, तो हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू x। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। भाई अगर ये 1/√2 होगा तो अपने पता है इमेज जो बनाएगी ध्यान से वो भी 1/√2 पर ही होगा। क्लियर है। और ये एंगल भी अपना 45 डिग्री होगा। उससे क्या अपने ये साइड निकाल सकते हैं हम। देखो ध्यान से, ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनियस है, यहाँ पर लगा दो sin 45। sin 45 इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। मान लो ये अपने को नहीं पता, इसको y बोल दो, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, इसको y बोल दो, हमको नहीं पता, चलो y निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू 1/√2y। तो यहाँ से y इक्वल टू 1 आ गया ना, मतलब ये हाइट भी अपनी 1 होगी। और बिकॉज ये नेगेटिव y एक्सिस में है तो 0,-1 अपना इमेज का पॉइंट आ जाएगा। वैसे इतना कुछ लंबा आपको करना नहीं है, आपको तो सिमेट्री से ही पता चल जा रहा है कि भाई अगर ये 0,-1 पे है तो यहाँ पे यहाँ पे -1,0 पे है तो 0,-1 पे आ जाएगी। अब तो बाकी आपको कैलकुलेशन करना है सिर्फ, ये एंगल 45 ये 45, उसी हिसाब से आप निकाल सकते हो अपने हिसाब से। क्लियर है। तो कोई भी एंगल दिया हो, चाहे 45 डिग्री दिया हो चाहे 30 डिग्री दिया हो, अपने हिसाब से आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ओके, जैसे मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करें, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, अगर मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करूं, उसकी इमेज प्लॉटिंग करनी हो तो भी हम कर सकते हैं। सिंपल है वो तो, और भी सिंपल है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक मिरर है, मान लो मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, चलो इस तरह का ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। अब इसकी इमेज मेरे को यहाँ पे दिखनी है, तो बताओ इसकी इमेज कैसे बनेगी। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, एक तो ऐसे ऑप्शन देता हूँ ये, और एक तो ये। बताओ ये दोनों में से इसकी इमेज कौन सी है, ए या तो बी, ए या तो बी, दोनों में से इसकी इमेज कौन सी है बताओ। चलो ये भी यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे कुछ दूसरा नाम देता हूँ, पी और क्यू। तो
पी इसकी इमेज है कि क्यू इसकी इमेज है, इसकी इमेज ऐसी बनेगी कि ऐसी बनेगी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, इसकी इमेज ऐसी बनेगी। क्लियर है भाई, क्योंकि ऐसा सेम टू सेम इमेज यहाँ पे थोड़ी बनेगा। यहाँ पे देखो आप ध्यान से कि यहाँ से ये जितना डिस्टेंस होगा उतने डिस्टेंस पे यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा ए, ठीक है। मान लो डी डिस्टेंस है, चलो D1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो D2 डिस्टेंस है, तो उतने D2 डिस्टेंस पे यहाँ पे बन जाएगी इमेज पॉइंट, ओके बी। तो इस तरह से अपना इमेज बन जाएगा जो कि सेम इसकी तरह से होगा, ओके। मतलब अगर इस तरह से है तो ये पहला वाला पॉइंट सेम डिस्टेंस, दूसरा वाला पॉइंट सेम डिस्टेंस, इस तरह से आप बना सकते हो, ओके। बाकी रे डायग्राम से भी कर सकते हो, ये तो हमने सिंपल मेथड से किया। अब चाहो तो रे डायग्राम बना लो। रे डायग्राम बनाना कौन सी बड़ी बात है। तो क्या दोनों एंड पॉइंट कंसीडर कर लो आप, जैसे ये पॉइंट है तो एक रे ऐसे निकालता हूँ, चलो सिंपल, जो कि ऐसे गई तो रिफ्लेक्ट होकर वापस ऐसे ही आ जाएगी। और दूसरी रे मान लो मैं इस तरह लेके गया ऊपर, इस तरह से गई, तो यहाँ पे रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो ऐसे रे आएगी, तो जो है घूम फिर के वो पीछे जाके इस पॉइंट पे मीट कर जाएंगी, ओके। तो ये बन जाएगा अपना इमेज, मतलब इस पॉइंट का इमेज बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बन जाएगा अपना ए पॉइंट का इमेज, चलो ए डैश बोल देता हूँ मैं। उसी हिसाब से बी पॉइंट, तो एक रे मैं निकाल लेता हूँ, चलो इस तरह से, एक रे गई इस तरह से तो वापस आ जाएगी इस तरह से। क्लियर है। आप चाहो तो कैसे भी निकालो, मैं तो यहाँ पे ऐसे निकाला, चाहे कहीं भी निकालोगे तो भी जाके वही मीट करेगी। जैसे मान लो दूसरी रे मैं ऐसे निकालूँ, क्लियर, तो यहाँ पे रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन निकालूंगा, तो ये रे ऐसे गई तो घूम फिर के जाके ये छल्ले यहीं पर मीट कर जाएगी, ओके। ये अपनी बन गई इमेज जो कि बी पॉइंट की है। उसके बाद इसको ऐसे जोड़ दो तो अपनी इमेज बन गई। क्लियर है। तो रे डायग्राम से करना भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ओके। क्लियर हो गया किस तरह से रे डायग्राम से करना है, चाहे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, उसको इस तरह से आपको इमेज प्लॉटिंग उसका कर देना है, ओके। इसके बेस पे और सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हम आगे बढ़ते हैं, अभी सीखते हैं। अच्छा, एक कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है जो कि क्लॉक वाला होता है। पूछते हैं कि भाई क्लॉक ऐसे दिया हो तो क्लॉक कॉन्सेप्ट होता कुछ नहीं है, पर कभी कभार उसको पूछ लेते हैं, तो हम उसको पढ़ लेते हैं एक बार, ओके। देख लेते हैं कैमरा ऑन है कि नहीं, ठीक है। तो क्लॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ पे हमको मिरर दे देते हैं इस तरह से। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर क्लॉक में अगर, चलो ऐसे कुछ दे देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से अगर बज रहा हो क्लॉक में, जैसे मान लो ये मेरा ये 12 है, ये 3 है, मतलब बताओ क्लॉक में अगर यहाँ पे 3 बज रहा हो, ठीक है, मतलब क्लॉक में अगर 3 बज रहा हो तो अगर हम इसकी मिरर बनाएंगे इमेज तो यहाँ पर कितना बजेगा। तो वैसे तो रे डायग्राम सॉल्व करोगे आप, ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और ये वाला जो रहेगा इसका लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे 3 बज रहा होगा तो यहाँ पे 9 बज जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से होता है, इसको सॉल्व करना होता है। अगर लेकिन कभी कभार क्या वैल्यू दे देते हैं, पूछेंगे जैसे कि बोलेंगे कि यहाँ पर 9:12:37 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा, ओके। तो उसको सॉल्व करने का आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो आप। क्या होता है हमको पता है कि टोटल 12 में से माइनस करना होता है, ये 12 हो। अब क्या करो, यहाँ पे एक जो है इसको कॉमन ले लो, ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर एक ले लेंगे तो इधर 11 हो जाएगा, यहाँ पे 59 हो जाएगा और यहाँ पे 60 हो जाएगा, ओके। देखो ध्यान से, मैंने एक कैरी कर लिया तो यहाँ से 2 से 1 हो गया, यहाँ पे 60 बन जाएगा और यहाँ पर 60 हो गया, इस तरह से। तो जो भी आपको टाइम दिया हो आप इसमें से माइनस कर लेना, ठीक है, जो भी टाइम दिया हो आप इसमें से माइनस कर लेना। जैसे यहाँ पर 9:12:37 हो रहा है, तो वहाँ पर कितना बचेगा, आप माइनस कर लो, 11, 59 और 60 में से माइनस कर लो, इसमें से ही माइनस करना, ठीक है। तो 9, 12 और 37। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पे 10, तो हो जाएगा 3, 5 में से 3 गया 2, 9 2 4 और हो जाएगा 2। तो मतलब यहाँ पे अगर 9:12:37 हो रहा होगा तो उस तरफ मिरर के अंदर 2:47 हो गए, 23 मिनट हो रहा होगा। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन साथ उसको आप कर लेना। आपको याद रखना कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, ओके, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। 11, 59, 60। तो क्लॉक वाले प्रॉब्लम आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। और अगर रे डायग्राम वाले आए तो उसको आप जो है इस तरह से मिरर में बना सकते हो, वो तो सिंपल है। तो होप्स आपको इसको समझ पड़ा होगा। अब आज का अपना मेन कॉन्सेप्ट करते हैं जो कि होता है फील्ड ऑफ व्यू, ओके। अपना आज का मेन कॉन्सेप्ट जो कि प्लेन मिरर में आता है,
जो कि है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, और फील्ड ऑफ व्यू को हम अच्छे से एकदम समझेंगे, जिससे क्या कि आप कॉन्सेप्ट जो है, आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है इसके ऊपर। अब देखो होता क्या है, अब जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक मिरर है, मेरे पास यहाँ पे एक मिरर है, और मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। चलो कहीं भी रख देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे रखा गया है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बताओ मेरे को, अब ऑब्जेक्ट रखा है और क्या है कि जहाँ पे एक आदमी जा रहा है, चलो इस प्लेन में कहीं यहाँ पे एक फुटपाथ है, ठीक है, जो कि मिरर के पैरेलल रखा हुआ है, और यहाँ पे एक आदमी जा रहा है। अब बताओ कि आपको लगता है कि देखो ऑब्जेक्ट अपना इमेज कहीं ना कहीं बनाएगा, ठीक है, इसकी इमेज जो है यहाँ पे बनेगी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आदमी है ये ऑब्जेक्ट की इमेज हर समय देख पाएगा? बताओ, हर समय तो उसको नहीं दिखेगी ना इसकी इमेज ऑब्जेक्ट की। आप सोचो जैसे मिरर है, आप सामने, तो आप मिरर के कुछ सामने जाते हो तो आपको इमेज उसको दिखती है, मतलब अपनी इमेज दिखेगी। लेकिन आप थोड़ा दूर हो जाओ और कोई ऑब्जेक्ट रख दो, जैसे मान लो यहाँ पे एक पेन मार्कर रखा है मैंने, क्या बोलते हैं, मिरर के सामने, तो आप यहाँ अगर उसके सामने खड़े हो तब तो आपको इसका मार्कर का इमेज दिख रहा है। लेकिन अगर दूर हो जाओगे ना, तो एक ऐसा समय आएगा जब आपको ये मार्कर का इमेज दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इमेज चला गया, इमेज तो है ही, पर आपको दिखना बंद हो गया। क्लियर है? तो वही हमारा क्वेश्चन है फील्ड ऑफ व्यू, मतलब कि ये आदमी मतलब कितने रेंज में हो, आदमी जो है कितने रेंज में हो, जिससे क्या है कि इसको ऑब्जेक्ट दिखे इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट का इमेज जो है मिरर के अंदर दिखे, वही हमारा कॉन्सेप्ट होता है फील्ड ऑफ व्यू का। फिर से समझा देता हूँ आराम से, देखो ध्यान से। करना क्या होता है आपको, इस मिरर का जो है आपको करना क्या है कि इसमें से जो है मिरर के एंड पॉइंट तक रे एक्सटेंड करना है। ठीक है, मिरर के एंड पॉइंट तक रे एक्सटेंड करना है। पहले फील्ड ऑफ व्यू का डेफिनेशन लिख लो कि द रेंज इन विच image can be seen by an observer। ओके, इसको समझते हैं। आप क्या करो, इसका तरीका करने क्या, एक ही फिक्स तरीका है। आप इसके मिरर के एंड पॉइंट तक रे एक्सटेंड करो। मैं मिरर के देखो एंड पॉइंट पे एक रे ले गया, ठीक है, यहाँ पे रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया तो रे जो है इस तरह से आ गई। ओके, अब मैं मिरर के इधर वाले एंड पॉइंट पर ले जाता हूँ, यहाँ पे एक रे ले गया, ओके, यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया और ये रे जो है यहाँ पे आ गई। ओके, अब बताओ, देखो मैंने क्या किया पता है, मिरर का एंड पॉइंट ही पकड़ लिया। तो मिरर का जो सबसे लास्ट वाली रे है ना, मैंने उसको पकड़ लिया। अब क्या है कि बाकी सारे जो रे होंगी ना, वो इसके अंदर ही कहीं ना कहीं होंगी। जैसे यहाँ पर अगर रे लेके जाऊंगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे ले जाऊंगा तो यहाँ पर, यहाँ पे ले जाऊंगा तो यहाँ पर, मतलब बाकी जो रे है ना, मतलब वो इतने के रेंज के अंदर ही हैं। मैंने क्या कर लिया पता है, आप सोचो मैंने किया क्या, मैंने मिरर के एंड पॉइंट मतलब सबसे लास्ट वाली रे है उसका मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। तो अब क्या है कि बाकी जितने भी रे निकलेंगी वो इसके अंदर ही कहीं ना कहीं होंगी। ओके, मतलब जो है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है, देखो ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना तो कैसे करेंगे, इस लाइन को हम पीछे एक्सटेंड कर देंगे, इस लाइन को हम जो है इस तरह से पीछे एक्सटेंड कर देंगे और यही बन जाएगी अपने ऑब्जेक्ट की इमेज। मतलब मेरे कहने मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ना, वो इतने के रेंज के अंदर ही विजिबल है, सिर्फ इतने रेंज के अंदर। इसके बाहर अगर ऑब्जर्वर खड़ा है, मतलब ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे खड़ा होगा, तब उसको ये ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं दिखेगी। ऑब्जेक्ट दिखेगा लेकिन ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं दिखेगी। मतलब मिनिमम रेंज मतलब कि ऑब्जर्वर रहे जिससे कि उसको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखे। ओके, मिरर के अंदर, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्ट की इमेज तो हमेशा रहेगी मिरर के अंदर, लेकिन ये ऑब्जर्वर को वो रेंज के अंदर ही दिखेगा। अगर इसके बाहर हो गया, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हो गया तो भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, तब उसको दिखेगा। क्लियर है? तो ये होता है हमारा फील्ड ऑफ व्यू। ये पूरा रीजन है ना, हमारा फील्ड ऑफ व्यू है। ओके, ये रीजन जो है हमारा पूरा फील्ड ऑफ व्यू है। क्लियर है? तो इतने रेंज के अंदर ऑब्जर्वर खड़ा है, तब उसको उसके ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, चलो हम करते हैं एक बार।
अब देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, कॉन्सेप्ट तो समझ गए, बाकी क्वेश्चन तो मैं कैसे भी ले सकते हैं हम लोग, आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे मिरर है, ठीक है, तो छोटा ही मिरर बनाता हूँ। ओके, मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है जो कि मिरर से डी डिस्टेंस दूर है, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, मेरे पास यहाँ पे एक फुटपाथ है, चलो इसको मैं डी बोल देता हूँ, थोड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देता हूँ मैं। और मान लो ये मेरा जो फुटपाथ है ये 2D डिस्टेंस पर है, 2D, ठीक है। फुटपाथ जो है मतलब मिरर से जो है 2D डिस्टेंस पर है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है, चलो ये मैंने बना दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर यहाँ पे फुटपाथ पे चल रहा है, ऑब्जर्वर जो है इस फुटपाथ पे चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम रेंज, फाइंड द रेंज इन विच द ऑब्जर्वर, मतलब जो देख रहा है ऑब्जर्वर, कैन सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे हम, देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि मिरर के एंड पॉइंट तक एक्सटेंड करो, ये मैंने एंड पॉइंट एक्सटेंड कर दिया। ओके, और यहां पर भी जो है, चलो मिरर का भी लेंथ कोई ले लेते हैं, बिकॉज मिरर का लेंथ इसके अंदर जरूरी होगा। मान लेते हैं मिरर की हाइट h है। ओके, मान लेते हैं मिरर की हाइट h है और ऑब्जर्वर जो है इसके कहीं सेंटर पर है। ओके, ऑब्जर्वर क्या है, इसके कहीं सेंटर पर है। आगे पहला प्रॉब्लम जो है आपके लिए इजी बना दे रहा हूं, बाकी अभी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम करेंगे। ओके, और ये जो है सेंटर पे लाइन है, मतलब इतना h/2 है, इतना भी h/2 है। ओके, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, यहां से जो है मिरर के एंड पॉइंट पर एक्सटेंड किया और एक रे जो है इस तरह से यहां पे बना दी। ओके, उसी हिसाब से मैं नीचे की तरफ भी रे एक्सटेंड करूंगा, तो यहां पर भी मैं नीचे एक तरफ रे ले गया और ये जो है रे जो है मैंने यहां तक बना दी इस तरह से। क्लियर है, मतलब देखो एक रे मिरर के इस एंड पॉइंट पर ले गया और मैंने यहां बना दी, और एक रे मिरर पे इस पॉइंट पर ले गया और मैंने किया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया और ये रे यहां पर कर दी। अब ये रे जो है पीछे जाके कहीं मीट करेंगे, वहीं अपना इमेज बनेगा। ओके, उसी हिसाब से ये रे जो है यहां पर, ध्यान से देखो थोड़ा अच्छे से बन जाए। और ये जाके पीछे आगे मीट करें, मतलब एग्जैक्टली जो है ये बीचों बीच कहीं है, ये लाइन जो है एग्जैक्टली बीचों बीच है। ओके, ओके, डायग्राम क्लियर हुआ। मैंने देखो दो रे निकाली जो कि मिरर के एंड पॉइंट पर है, और मैंने ये होगा अपना फील्ड ऑफ व्यू, ये पूरा है अपना फील्ड ऑफ व्यू। तो अपन निकालना है कि भाई ये है कितना टोटल। ओके, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इतना डिस्टेंस अपने को डी दिया है। ओके, इतना डिस्टेंस अपने डी दिया, मिरर की हाइट अपने को h दिया है। तो देखो हमने डायग्राम बना लिया, बस डायग्राम बनाने के बाद तो कोई काम रह ही नहीं गया। अपना फील्ड ऑफ व्यू क्या है, ये मेरा पॉइंट ए बोल लो, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है। तो ए बी अपना रेंज है, ए बी इक्वल टू रेंज, यही अपना रेंज है। भाई इतने रेंज के अंदर अगर ऑब्जर्वर आएगा, इतने रेंज के अंदर ऑब्जर्वर आएगा तो उसको इमेज दिखेगी, तो ए बी पॉइंट अपना जो है रेंज है। क्लियर है। तो देखो करेंगे क्या, अब आपने को ट्रायंगल देखना है, इस पॉइंट को, इस रे को ऐसे एक्सटेंड कर लो तो दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, देखो ये ट्रायंगल, और एक ये ट्रायंगल दिख रहा है। ओके, तो नाम दे देते, चलो ये पॉइंट को मैं नाम देता हूँ, कोई नाम दे दो, चलो P दे दो, ये पॉइंट को नाम दे दो Q दे दो, इसको M दे दो, इसको N दे दो, कोई भी नाम दे दो। तो पहला ट्रायंगल देखो ध्यान से, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल AI, चलो इसको भी नाम देता हूँ मैं, इसको नाम दे दो, कोई S नाम दे दो। चलो तो AS और P, देखो इन ट्रायंगल ASP इज सिमिलर टू ट्रायंगल। ध्यान से देखो, सिमिलरिटी वो पता है ना आपको कि भाई ये ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। देखो ध्यान से, ये और ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना, इज सिमिलर टू ट्रायंगल MQS। ओके, MQASP लिखा है ना मैंने, ASP, तो MSQ लिखो यहाँ पे।
ओके, अब देखो ध्यान से, तो मान लो ये जो अपना ये पॉइंट जो है अपना x है और ये पॉइंट जो है अपना y है। ओके, तो अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर जो है x प्लस वाई होगा, है ना? समझ पड़ रहा है ना भाई? अपने को यही लेंथ तो निकालना है। तो भाई अब तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अब तो कुछ नहीं रह गया है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो कैसे लिख सकता हूँ मैं? ध्यान से देखो कि ये अगर ये डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस भी d होगा, ये डिस्टेंस भी d होगा। ये ट्रायंगल को अलग से बना लो तो आपको अच्छे समझ पड़ेगा। देखो ध्यान से, मैं अलग से बना लेता हूँ ट्रायंगल। ये लो मैंने अलग से बना लिया ट्रायंगल, क्लियर है? ये पॉइंट अपना होगा h/2, ये पॉइंट अपना हो जाएगा h/2, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है बीच में है कहीं, तो ये पॉइंट अपना हो जाएगा h/2। ये अपना x है, क्लियर है? और नीचे वाला डिस्टेंस कितना है? ये d है, ये d है, और देखो सॉरी ये 2d है और ये d है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 3d है, क्लियर है? और h/2 से लेके ये डिस्टेंस अपना d है। बस ये चार चीज़ का पुनः भी जरूरत है। ओके, ये ट्रायंगल मैंने अलग से बना लिया। तब ये ट्रायंगल में देखोगे आप तो x/3d, देखो ट्रायंगल में लिखो x/3d, भाई ये लेंथ अपॉन ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ अपॉन ये लेंथ होता है ना सिमिलर ट्रायंगल में, इक्वल टू हो जाएगा h/2 अपॉन d, h/2 अपॉन d। तो यहाँ से dd कैंसिल, तो x इक्वल टू आ रहा है 3h/2, x इक्वल टू आया 3h/2। अपना आंसर तो x प्लस वाई है। उसी हिसाब से नीचे वाला ट्रायंगल देखेंगे ना, नीचे वाला ट्रायंगल देखेंगे तो क्या देखो, नीचे वाला ट्रायंगल में PSB, ट्रायंगल PSB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल लो QSN। तो इसमें भी देखोगे ध्यान से, तो इतना डिस्टेंस अपना 3D है, तो 3D अपॉन वाई, देखो ध्यान से, y अपॉन 3D लिखो, y अपॉन 3D इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन, देखो मैंने पूरा लिया y अपॉन 3D इक्वल टू h/2 अपॉन d, इक्वल टू h/2 अपॉन d। तो यहाँ से dd कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई थी? देखो ध्यान से 3h/2। तो अपनी x वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड कर दो, वही अपना आंसर हो गया। x इक्वल टू 3h/2, y इक्वल टू 3h/2। तो अपना आंसर क्या है? अपना आंसर है 3h/2 प्लस 3h/2, मतलब अपना आंसर है 3h। अपना आंसर है 3h। मतलब अगर मिरर की हाइट h हो तो उसकी फील्ड ऑफ व्यू कितनी होगी? उसकी फील्ड ऑफ व्यू होगी 3h, क्लियर है? इस तरह से उसको आप सॉल्व कर सकते हो कि भाई कितने रेंज तक रखा जाए, मतलब ऑब्जेक्ट इस रेंज के अंदर दिखाई दे, वही होगा अपना फील्ड ऑफ व्यू। ओके, ये तो सिंपल सा प्रॉब्लम था। इसके ऊपर थोड़ा एक और प्रॉब्लम करेंगे तो आपको समझ पड़ेगा अच्छे से। एक और प्रॉब्लम कराऊँ इसके ऊपर। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, जो कि IIT में आया था 2000 में। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे मान लो मेरे पास एक मिरर है, ठीक है? यहाँ पे मिरर है मेरे पास, और क्या है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि मिरर से भी 1 सेंटीमीटर नीचे है, मिरर से 1 सेंटीमीटर नीचे और मिरर से 2 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, क्लियर है? ये मिरर है, ओके? और यहाँ पर मेरे पास एक पाथ है, यहाँ पर मेरे पास पाथ है, ध्यान समझना। और ये पाथ जो है इस मिरर से 7 सेंटीमीटर दूर है। पाथ जो है इस मिरर से 7 सेंटीमीटर दूर है। और यहाँ पर क्या है कि ऑब्जर्वर एक चलना शुरू करता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर के अंदर कितने रेंज तक दिखेगी? क्लियर है? ये मेरा क्वेश्चन है। मतलब सिंपल आपको फील्ड ऑफ व्यू निकालना है, फील्ड ऑफ व्यू निकालना है आपको। या तो ऐसा समझ लो कि रेंज इन विच इमेज विल बी सीन बाय ऑब्जर्वर, वो आपको निकालना है। क्लियर है? तो उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अपने को मिरर के 2 एंड पॉइंट तक रे को एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पर मैं पहले एंड पॉइंट तक ले जाता हूँ। मान लेते हैं मिरर की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है? मिरर की लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या पहले एंड पॉइंट तक रे लेके गया, तो यहाँ पर क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाऊंगा, तो जितना रे उतना ले गई उतने से ये जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, ये ओके, पहला रे निकला और यहाँ से ये रे जो है इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गया। उसके बाद अब क्या करना है, मिरर के दूसरे एंड पॉइंट तक कनेक्ट करना है। तो मिरर के दूसरे एंड पॉइंट तक ले गया,
तो क्या यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, जितना रे लेके आई उतना ही रे जो है यहाँ पे इस तरह से, मतलब जितने एंगल पे आई, मतलब ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, और रे ऑफ लाइट उतने एंगल से यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर गई और दोनों रे को पीछे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। चलो इमेज तो हमने बना लिया। अब क्वेश्चन ये है कि कितने रेंज तक ये ऑब्जर्वर को इमेज दिखेगी। हमने मिरर के दोनों एंड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, तो यही अपना है फील्ड ऑफ व्यू, ये रीजन जो है ना ये अपना है फील्ड ऑफ व्यू, और इसी को हमको निकालना है। अब ज्योमेट्री लगा के हमको अब यहाँ पर ट्रायंगल ढूंढ के हमको इसकी वैल्यू निकालनी है बस, तो वही अपना आंसर होगा। मान लो इसकी वैल्यू जो है x है, मान लो इसकी वैल्यू जो है यहाँ तक x है, और यहाँ से ये लाइन एक्सटेंड करूँ, ये ट्रायंगल की लाइन एक्सटेंड करूँ, मान लो ये y है। अपना तो फील्ड ऑफ व्यू कितना है, फील्ड ऑफ व्यू अपना जो रेंज है तो फील्ड ऑफ व्यू लिखो वो इक्वल टू x है। अपना आंसर जो है x है, ठीक है। अपने किसी तरह से x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब क्या हम दो ट्रायंगल देखेंगे, एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल। अब क्या है कि बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हमको y की वैल्यू चाहिए होगी, तो सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल निकाल के y निकाल लेंगे, उसके बाद वही वैल्यू यूज़ करके बड़े वाले ट्रायंगल में हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल देखते हैं, सिमिलर वाला। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या ले सकते हैं हम कि y अपॉन ये पूरा, देखो y अपॉन ये पूरा, y अपॉन 9, y अपॉन 9, देखो y अपॉन 9, 7 + 2 9 इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। y अपॉन 9 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 9/2 सेंटीमीटर, ठीक है। सबको सेंटीमीटर में लिया है मैंने, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल के हिसाब से ध्यान से देखोगे तो x + y अपॉन 9, x + y अपॉन 9 हो रहा है इक्वल टू, यहाँ पे देखो छोटा वाला ट्रायंगल देखो 3 + 1 4 सेंटीमीटर अपॉन 2 इक्वल टू हो रहा है 4/2, है कि नहीं भाई। देखो ये x + y है अपॉन 9, भाई दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस तो होगा, तो 3 + 1 4 अपॉन 2, क्लियर है। तो 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे x + y इक्वल टू आ रहा है 18, x + y इक्वल टू आ गया 18। अब y की वैल्यू तुमको पता ही है क्या है, y की वैल्यू 9/2, तो x + 9/2 इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18 - 9/2, अपना आंसर आ गया 36 - 9, 36 - 9 क्या होता है 27/2, तो 27/2 होता है 13.5 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा अपना आंसर x की वैल्यू। ओके, क्लियर है किस तरह से हमने निकाला। हमको निकालना था कि x की वैल्यू मतलब इसकी ऑब्जेक्ट की फील्ड ऑफ व्यू कितनी है, तो हमने फील्ड ऑफ व्यू को जो है ज्योमेट्री लगा के इस तरह से इसको निकाल लिया। अब ये जो क्वेश्चन है IIT JEE 2000 में आया था, और इसको इस तरह से अप्रोच लगा के सॉल्व करना था। होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। अब जो इसको रफ करके अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। फ्रेंड्स, अब करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, मिनिमम लेंथ अब देखो ये कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा समझते हैं। फील्ड ऑफ व्यू हमने समझ लिया कि भाई कितने रेंज तक ऑब्जर्वर को उसकी मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, चलो वो फील्ड ऑफ व्यू हो गया। अब समझते हैं मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। जैसे मान लो मैं खुद हूँ, अगर मेरे को अपना इमेज जो है मतलब क्या बोलते हैं मिरर के अंदर देखना है, तो अगर मैं मिरर की हाइट बहुत छोटी ले लूँगा ना, बहुत छोटा, देखो मैं इतना बड़ा अगर मिरर लूँ तो मैं मतलब पूरा इमेज नहीं देख पाऊंगा उसके अंदर, भले मैं चाहे कितना भी पीछे चला जाऊँ, कितना भी आगे आ जाऊँ, लेकिन मेरा पूरा का पूरा इमेज वो अगर मिरर छोटा हो, मतलब मेरे से बहुत छोटा हो, तब मेरे को नहीं दिखेगा। तो मैं क्या मिरर उससे थोड़ा और बड़ा लूँगा, थोड़ा और बड़ा लूँगा। एक समय ऐसा आएगा मैं इतना बड़ा मिरर लूँ तो अब क्या थोड़ा पीछे जाके देखूँगा ना, तो मेरे को जो है उसके अंदर अपना पूरा इमेज दिखेगा। तो वही इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है, किसी ऑब्जर्वर को या किसी ऑब्जेक्ट को अपना पूरा इमेज देखना है मिरर के अंदर, तो कितना मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड। देखो उससे बड़ा लोगे तब तो दिखेगा ही, अगर इतना बड़ा ले लूँगा तब तो मेरा इमेज दिखेगा ही मेरे को, लेकिन कितना मिनिमम लेंथ होना चाहिए जिससे कि मेरे को पूरा पूरा अपना इमेज दिख जाए, वही इसका कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, तो उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्या बोलता हूँ, यहाँ पर चलो एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है, ठीक है, मान लो कोई इंसान है। अब क्या है, इसका इंसान का ये हेड है, मान लो ये उसका आई है, और ये उसका लेग का मतलब टो पार्ट है, फीट पार्ट है, ठीक है। ये इसका आई है,
ये उसका हेड है और ये उसका फीट है। अब मान लो यहाँ पर मिरर है, अभी मैं बड़ा सा मिरर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। होगा क्या, जितना मिरर एक्स्ट्रा होगा उतना हम उसको निकाल के फेंक देंगे। देखो ये मेरा मैंने मिरर ड्रॉ कर लिया। अब क्या है कि ये अभी क्या करता हूँ, मैं इसके साइज़ की मिरर ड्रॉ कर लेता हूँ। वैसे उतना बड़ा मिरर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं जो है अभी मान लेता हूँ कि इसके साइज़ की मिरर है। मैंने यहाँ पर इतना साइज़ की बना लिया। तो देखो यहाँ पर ऑब्जर्वर है, मैंने यहाँ पे इस सेपरेट कर दिया। क्यों पता है, क्योंकि जो रे होती है वो आई पे आती है। अब अगर मान लो ये ऑब्जर्वर है, इसको पूरी अपनी इमेज देखनी है। देखो अगर इस मिरर बहुत छोटा होगा तब तो उसकी पूरी इमेज दिखेगी नहीं इसको, लेकिन अगर इसको पूरा इमेज देखना हो तो मिनिमम कितना लेंथ चाहिए मिरर का। ये बहुत बड़ा बना दिया है मैंने, इतना एक्चुअली अपने साइज़ का सेम हमको मिरर नहीं चाहिए होता, उससे छोटा ही चाहिए होता है। तो कितना मिनिमम चाहिए होता है वो हमको निकालना है। क्लियर है? तो किस तरह से प्रोसीड करेंगे, ध्यान देखो। ये हेड है, आई है, फीट है, तो वही सेम इमेज जो है मान लो अगर डी डिस्टेंस पर है तो वही सेम इमेज यहाँ पर बन जाएगी डी डिस्टेंस पर। ये हेड बन जाएगा अपना, ये आई बन जाएगा और ये अपना फीट बन जाएगा। क्लियर है? सेम इमेज जो कि यहाँ पे डी डिस्टेंस दूर पर होगी। ओके, अब होगा क्या, अब अपने आंख को देखो। उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि मिरर के एंड पॉइंट को कनेक्ट करते थे उसमें फील्ड ऑफ व्यू में, लेकिन इसके अंदर क्या करना है कि हमको हेड और फीट का पूरा इमेज हमको आंख पे दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हेड से एक रे निकालेंगे, एक रे ऐसा निकालेंगे जो कि आंख तक जा रही है। ठीक है, मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के हेड से एक रे निकाला जो कि आंख तक गई। उसी हिसाब से क्या करूंगा, फीट से एक रे निकालूंगा जो कि जो है आंख तक जाएगी। भाई जो रे आंख में पहुंचेगी तभी तो हेड और फीट का इमेज दिखेगा। तो मैंने हेड और फीट जो कि एंड पॉइंट है, ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट है, मिरर के एंड पॉइंट नहीं, ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट से उससे 2 रे निकाला और वो आंख तक मैंने पहुंचा दिया। क्लियर है? तो क्या होगा कि जो हेड है इसका जो क्या बोलते हैं इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ से क्या होगा, इस तरह से इमेज आएगी। क्लियर है? उस हिसाब से यहाँ फीट से इस तरह से इमेज आएगी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कर गया ये, लेकिन आपको पता है रे को जो है पीछे जाके इस तरह से मिलाएंगे। उस हिसाब से हम दूसरा रे लूँ, एक रे यहाँ से ले गया ऐसे समझ लो, तो ऐसे आ जाएगी, तो पीछे जाके यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर है? उसी हिसाब से यहाँ पर हेड है। ठीक है, मान लो अभी मिरर इतना बड़ा है, तो यहाँ से एक रे ऐसे गई तो ऐसे आ जाएगी, तो उसको पीछे जाके एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगी उसकी इमेज। चलो वो तो हमको पता है किस तरह से हम 2 रे निकालते हैं, इमेज बनाते हैं, वो प्रोसेस तो हमको पता है। लेकिन अपना काम क्या है कि देखो हमको मिनिमम इतनी लेंथ चाहिए मिरर की, इतनी लेंथ चाहिए मिरर की बस। क्योंकि भाई देखो हेड से एक रे निकली यहाँ पे टकरा गई, फीट से एक रे निकली यहाँ पे टकरा गई, तो मिनिमम जो लेंथ ऑफ द मिरर है ना वो सिर्फ इतना ही है। मतलब बाकी यहाँ पे मिरर है वो एक्स्ट्रा मिरर है। ठीक है, यहाँ पे जो मिरर है और यहाँ पे जो मिरर है वो एक्स्ट्रा मिरर है, तो एक्स्ट्रा मिरर को हम हटा देते हैं। ओके, क्लियर हो गया? सिर्फ इतना ही हमको मिरर चाहिए। जैसे देखो रे टकरा यहाँ पे आ गई, यहाँ पे रे टकरा यहाँ पे आ गई। क्लियर है? अपने यहाँ पे इमेज मतलब वहाँ पे इमेज बन जाएगा। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड सिर्फ इतना ही है। ओके, अब मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट की हाइट h है, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट की हाइट तो फिक्स रहेगी। अब मिनिमम की अगर मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए वो हम निकालेंगे। तो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी h होगी, तो इमेज की भी हाइट h होगी। क्लियर है? अब क्या करता हूं मैं, यहां से इस तरह से एक लाइन खींच देता हूं। अब हमको निकालना क्या है, हमको इसकी लेंथ निकालनी है ये पूरा। तो मान लेता हूं देखो इतना पार्ट जो x है और इतना पार्ट जो है अपना y है, तो अपना जो आंसर हो जाएगा ना, आंसर इज x प्लस वाई। भाई x प्लस वाई तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर है, उसको हमको निकालना है। तो यहाँ पर भी हम सिमेट्री यूज़ कर सकते हैं। भाई अगर ये d है तो ये d होगी, उस हिसाब से निकाल सकते हैं। मान लो देखो ये डिस्टेंस a है, मान लो ये b है, मान लो ये c है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो AB प्लस BC जो होगा टोटल हाइट h है। क्लियर है? तो मैं पहले ये ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये ट्रायंगल, तो उसमें क्या हो जाएगा AB अपॉन, देखो AB बड़ा साइड अपॉन बड़ा डिस्टेंस जो कि हो जाएगा 2D, है ना, D प्लस D 2 हो जाएगा ना। ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, देखो ये ट्रायंगल, तो AB अपॉन 2D इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की बात करो तो मान लो जैसे कि A डैश B डैश है, कोई भी नाम दे दो, C डैश, तो क्या हो जाएगा ये x अपॉन, ये डिस्टेंस कितना है D है, देखो ये डिस्टेंस है D। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ रहा है कि x इक्वल टू आ रहा है AB बाई 2, x इक्वल टू आ रहा है AB बाई 2। क्लियर है? उसी हिसाब से नीचे वाला ट्रायंगल देखेंगे ना, देखो ये ट्रायंगल, ये नीचे वाला ये ट्रायंगल देखो,
तो उसके अंदर क्या लिख सकता हूँ मैं कि बी सी अपॉन, देखो बी सी अपॉन ये पूरा लेंथ हो जाएगा 2D इक्वल टू, मान लेता हूँ ये y है तो y अपॉन डी। ओके, डी से कैंसिल, तो y इक्वल टू आ रहा है BC/2। अब अपना आंसर क्या है, x प्लस वाई, तो AB/2 प्लस BC/2। अब पता है जो AB प्लस BC है क्या है, AB प्लस BC हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो मेरा आंसर आ जाएगा h/2। AB प्लस BC मिला के क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आंसर आ गया h/2। मतलब कि देखो अब समझना क्या है आपको कि अगर इसकी हाइट h है, अगर मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट h है, तो कम से कम हमको h/2 हाइट का मिरर चाहिए। मतलब मान लो कि आप 10 सेंटीमीटर के हो, एग्जाम्पल, चलो मान लो कि आप 2 मीटर के हो, तो कम से कम 1 मीटर का मिरर चाहिए, तो जिससे कि आप पूरी अपनी इमेज देख सको वहाँ पे। अगर उससे छोटा मिरर लोगे ना, तो आप चाहे कितना भी आगे जाओ, कितना भी पीछे जाओ, आपको इसकी इमेज नहीं दिखेगी। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट की हाइट के आधा मिनिमम कम से कम जो मिरर होना चाहिए। तो आप उसको याद भी रख सकते हो, और किस तरह से प्रोसीजर उसको याद रखो तो और भी बेस्ट है। क्लियर है? वैसे इसके अब देखो, इसके बेस पे दूसरा कोई क्वेश्चन करते हैं, ये समझ पड़ गया ऑब्जेक्ट वाला। अब क्या करता हूं, देखो कॉन्सेप्ट याद रखो, बाकी आपको आंसर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट याद रखो। जैसे दूसरे तरीके क्वेश्चन करूं, अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे एक वॉल ले लेता हूं, वॉल जिसकी हाइट h है। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को यहां पे रखता हूं, ये मेरा ऑब्जर्वर है। अब मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ये है मेरा। क्लियर है? अब ये मेरा मिरर है। ओके, अब ये मेरा क्या है, वॉल है, ये मेरा वॉल है, और ये मेरा है ऑब्जर्वर। ओके, जो यहाँ से देख रहा है। तो अब मेरा वही क्वेश्चन है कि अगर अब वॉल की हाइट अगर h हो, अगर वॉल की हाइट h हो और ऑब्जर्वर जो है इसके कहीं बीच में, मतलब यहाँ पे, चलो मान लो ये डिस्टेंस मेरा a है और मान लो ये डिस्टेंस मेरा b है। ठीक है? या तो दूसरा मान लो, चलो मान लो ये मेरा d है डिस्टेंस, और जो पूरा डिस्टेंस है मेरा वो 2D है। ठीक है? मतलब ऑब्जर्वर जो है d डिस्टेंस पर है इस मिरर से, और जो ऑब्जेक्ट है अपना वो मिरर से 2D डिस्टेंस पर है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर so that the observer can see full image of wall, full image of wall। मतलब ये ऑब्जर्वर को ये वॉल की पूरी इमेज देखनी है, तो कितना मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर हमको रिक्वायर्ड है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से देखो, इसके एंड पॉइंट से लेके एक रे लेके आएंगे, इसकी आंख पहुंचाएंगे। यहाँ पे एक एंड पॉइंट से एक रे लेके आया, और जो है इसकी आंख तक मैंने वो रे पहुंचा दिया। क्लियर है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के। ओके, उस हिसाब से वॉल के नीचे वाले एंड पॉइंट से एक रे लेके आऊँगा, और यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के इसके आंख से इस तरह से ज्योमेट्री में बना ले रहा हूँ। ठीक है? क्लियर है भाई? इसकी आंख तक रे पहुंचेगी। देखो मैंने इसका टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट से एक रे लेके गया, और जो है रिफ्लेक्शन करा के मैंने यहाँ पर पहुंचा दिया इस तरह से। अब आपको करना क्या है, दूसरी रे लेके जाओ। देखो पीछे कहाँ मीट करेगी, एक रे ऐसे ले जाऊंगा तो पीछे जाके ये रे कहीं यहाँ पर मीट करेगी, और यहाँ पर उसकी इमेज बनेगी कहीं ना कहीं। भाई ये रे को पीछे एक्सटेंड करो तो यहाँ पर उसकी इमेज बनेगी। क्लियर है? उसी हिसाब से ये रे को पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे इसकी इमेज है। चलो अब उसको पूरा इमेज देखना है, इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जर्वर को पूरा इमेज देखना है। क्लियर है? तो किस तरह से दिखेगा वो। ओके, बस अब तो सॉल्व ही करना है हमको। भाई मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से। भाई मान लेता हूँ ये x है, ये y है। क्लियर है? अब और आंसर जो होगा वो x प्लस वाई होगा। बस सिंपल। मान लो ये पॉइंट मेरा a है, ये b है, ये c है, कुछ भी मान लो, इसको a डैश, इसको b डैश, इसको c डैश। बस ट्रायंगल की सिमिलरिटी चेक करो। एक ये बड़ा ये वाला ट्रायंगल देखो ऊपर वाला, उसके अंदर से लिख सकता हूं मैं कि ए बी अपॉन ट्रायंगल, देखो ये डी है और ये 2D है। ठीक है? देखो ये डी है इतना, और इतना 2D है, तो d प्लस 2D हो जाएगा 3D। तो ए बी अपॉन 3D, देखो ये ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल,
ये इस साइड वाला ए बी है और ये साइड पूरा 3D है। देखो 2D + D 3D इक्वल टू छोटा वाला ट्रायंगल देखो x/d। तो क्या हो रहा है, x इक्वल टू आ रहा है AB/3। उसी हिसाब से नीचे वाला ट्रायंगल सॉल्व करोगे ना तो y इक्वल टू आ जाएगा BC/3। तो अपना आंसर हो जाएगा x + y, मतलब कि AB + BC/3, मतलब अपना आंसर हो जाएगा h/3। क्लियर है? देखो ध्यान से आगे ना, h/3। AB + BC की वैल्यू क्या है, h, मतलब मिरर की मिनिमम लेंथ h/3 होनी चाहिए, जिससे क्या है कि ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज वो, मतलब ऑब्जर्वर जो है इसकी पूरी इमेज देख सके यहाँ पर। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखा है इसके अंदर, एक तो फील्ड ऑफ व्यू कि भाई कितने रेंज के अंदर वो ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी ऑब्जर्वर को, और दूसरा कि भाई ऑब्जेक्ट मतलब मिरर कितना बड़ा होना चाहिए जिससे कि ऑब्जेक्ट को पूरी इमेज दिख जाए। तो ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं प्लेन मिरर के अंदर, और भी इसके ऊपर अच्छे कॉन्सेप्ट मैं लेके आऊँगा। तब तक क्या करो, इसके बेस पे आप क्वेश्चन ढूंढो और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।